हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राव। सो दोस्तों, जितने लोग EMRS अकाउंटेंट, ठीक है, EMRS अकाउंटेंट के लिए जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है 361 पोस्ट के लिए, ठीक है, इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई लगभग आने वाली है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म अप्लाई कर दें। और जितने लोग इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूँ कि देखिए, इस चैनल पर, एजुकेशनल चैनल पर आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं EMRS अकाउंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। आज इस सीरीज़ में हम लोग ये क्लास नंबर 8 हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा जो आपके सभी इंडिया के जितने भी अकाउंटेंट के पेपर हुए हैं उसमें ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं, पेड बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए पेड बैच के बारे में मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। पेड बैच में आपको टोटल 6 पेपर नहीं, हम कह सकते 8 पेपर, ठीक है। टोटल 8 पेपर की कंप्लीट क्लास चलाई जा रही है। अकाउंट हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर से आपका ऑडिट है, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, और बीकॉम थर्ड ईयर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट आपके सिर्फ और सिर्फ बीकॉम से आने हैं। इन सबके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है? बजट पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, GST पढ़ना है, गवर्नमेंट पोर्टल पढ़ना है। हमारे यहाँ पूरी तरीके से पेड बैच में कंप्लीट थियरी की क्लास चल रही है एंड मॉर्निंग में आपकी MCQ की क्लास चल रही है। MCQ की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन में कराए जाएंगे, जो आपके इंडिया के सभी अकाउंटेंट के पेपर में आए हुए हैं। जहाँ जहाँ अकाउंटेंट के एग्जाम होते हैं, ठीक है, कॉमर्स के, वहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा 2000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। डेली क्लासेज MCQ की मॉर्निंग में चलती है एंड इवनिंग में आपकी थियरी की क्लास चलती है। और इस पेड बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, पेड बैच को ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस 8 पेपर पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, अच्छे से तैयारी कराई जाएगी एंड देन MCQ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नेट प्रॉफिट इज 20,000 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 35,000 एंड देयर इज अ नो इनकम अदर देन सेल्स, टर्नओवर, हाउ मच सैलरी द सैलरी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे सैलरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग रह रहा है, ठीक है। तो हाउ मच द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सून इन द प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपका जो डेटा गिवन है कि शुद्ध लाभ आपका कितना है 20,000 एंड सकल लाभ आपका 35,000 है एंड बिना कारोबार के अलावा कोई भी मतलब जो बिजनेसमैन है उसका बिना कारोबार के अलावा कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब वो बनाएगा तो कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वहाँ पे एंट्री करेगा, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका होगा। यहाँ पे ये वेतन नहीं रहेगा, टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेटा क्या गिवन है? यहाँ पे आपको डेटा गिवन है कितना, एक डेटा आपका दिया गया है शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट 20,000 एंड सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 और आपसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है 20,000, 15,000, 25,000 या 4,000, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15,000। इसको मैं सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आपका क्या है, नेट प्रॉफिट आपका, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका है ये 35,000, नेट प्रॉफिट आपका 20,000। तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देखिए आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हुए रहेंगे, जितने भी हमारे लॉसेज हुए रहेंगे, जितना भी हमने टैक्स पे किया है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में लेस कर देंगे और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। क्लियर? अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका 35,000 है, नेट प्रॉफिट आपका 20,000 है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको निकालना है, इसी फॉर्मूले में हम पूरा इनपुट करेंगे। तो जब ये 20,000 इधर आएगा तो पूरी तरीके से लेस होकर आपका 15,000 आएगा, मतलब 35,000 में 20,000 लेस होगा तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनपुट करने पे 15,000 आ रहा है। यही हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्लियर? द वैल्यू ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 एंड इज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब वो व्यापारी बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो वहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो 15,000 दिखाएगा। अरे जाहिर सी बात है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 है, मतलब ग्रॉस अनुमान पे मैंने बता दिया, हाँ 35,000 है, और लेकिन आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है सही पूरा प्योर 20,000, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? आपका एक्सपेंसेस ही तो होगा। क्लियर? इतना तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हानि खाते में व्यय के अनुक्रम का एक हिस्सा है। लाभ हानि खाते में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंसेस का एक हम कह सकते हैं सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, वित्तीय और अन्य खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बिक्री और वितरण खर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय, या ऑल ऑफ दीज। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे, आपके होंगे, ठीक है। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे, आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, डी। मतलब आपके वित्तीय और फाइनेंशियल एंड अन्य खर्च भी आपके क्या होंगे, मतलब फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, ये भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, इसका हिस्सा है। जितना भी आपने सेलिंग किया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी आपने बेचा है, बेचने के दौरान जितना भी खर्च हुआ है वो भी आपका एक्सपेंसेस है, वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब जितना कार्यालय में आने जाने का खर्चा या कार्यालय मतलब पूरी तरीके से संस्था को चलाने का जो खर्चा है वो भी तो आपका एक्सपेंसेस है, तो सभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन डी इज अ राइट आंसर, राइट। देखिए लाभ हानि खाता प्रदर्शित करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शोज हाउ मच नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑकर्ड इन अ बिजनेस पीरियड। द ग्रॉस प्रॉफिट विच इज मोर अदर बिजनेस class is called profit. On the contrary, the situation is called loss, and all the profit is debited and credited in the loss account. So it is clear that the given option are part of the sequence. Clear? लाभ हानि खाता यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी व्यापारिक काल में जितने भी हमारे बिजनेस पीरियड में, ठीक है, जितने भी हमारे नेट प्रॉफिट और हमारे जो नेट लॉस होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो होता है, ठीक है, जितनी भी हुई है सकल लाभ का एक अन्य व्यापारिक वर्ग की अपेक्षा जो अधिक होता है उसे हम लाभ कहते हैं। इसके विपरीत जो हमें हानि हुई है, जो लॉस हुआ है, वह समस्त लाभ हानि खाते मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, एंड क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट कर दी जाती है इस पर दिए गए विकल्प पर। मतलब जितना हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट डेबिट एंड क्रेडिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड डेबिट अकाउंट में। क्लियर? हाँ चलिए, जितने भी लॉस हुए रहेंगे उनको हम डेबिट साइड में कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जितना हमारा खर्च हुआ है, जो पैसे हमारे जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में, और जितने पैसे हमें आ रहे हैं वो हमारा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है, ठीक है। आपका ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट अलाउड मतलब छूट पर जो छूट जो अलाउ है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क। तो कौन सा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आइए इसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर है आपके क्या हो सकते हैं, देखिए कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन के आयात पर जो आपका सीमा शुल्क लगता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगता है, वो आपका कैपिटल व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत वो वही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। कैपिटल कस्टम ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज मशीन इज फिक्स एक्सपेंसेस। मतलब मशीन की जब आप खरीद करने जाते हो, कोई भी मशीन बिजनेस खड़ा करो, मशीन जब आप खरीदने जाते हो तो कस्टम ड्यूटी जो होता है, ठीक है, ये खर्चे, इस खर्चे को मशीन की लागत में जोड़ कर दिखाया जाता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी जो होता है वो पेड एट द टाइम ऑफ परचेज मशीन, जब आप मशीन खरीदने जाते हो तभी आपसे कस्टम ड्यूटी उसी समय आपके मशीन के मूल्य में ही जोड़ लिया जाता है, ठीक है। मशीन जितने का, मान लीजिए 1 लाख की मशीन है, कस्टम ड्यूटी 5000 है, तो 1,05,000 आपका टोटल मशीन की कॉस्ट उसी में ही हो जाती है, ठीक है। कस्टम, फिर यहाँ पे देखिए दिस एक्सपेंसेस इज सोन, ठीक है, बाई एडिंग इट टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। और ये सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आपके संपत्ति के मूल्य में जोड़कर दिखाए जाते हैं, ठीक है। मशीन जब आप खरीद रहे हो तो मशीन आपकी क्या है, एक करंट एसेट्स है, आपका चालू संपत्ति है, मतलब करंट एसेट्स है मशीन। देखिए एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक आपका करंट एसेट्स होता है, एक आपका फिक्स एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में आपके क्या क्या आएंगे, आपका मशीन आएगा, आपकी मतलब आपके जितने भी जैसे फ्रिज, कूलर, अलमारी, ठीक है, ये सब आपका। कैश आपका सबसे पहला एक एग्जाम्पल है, कैश हो गया आपका, ठीक है, ये भी करंट एसेट्स में है आपका, मतलब ये आपकी संपत्ति है कैश, ठीक है। तो ये सब आपका आएगा। एंड फिक्स एसेट्स में आपके बिल्डिंग आएंगे, ठीक है, लैंड आपका आएगा, आपका हाउस, बंगला, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब प्राप्ति और भुगतान खाते के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो इट फॉलोज नॉमिनल अकाउंट, इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, मतलब यह रोकड़ बही का सारांश है। वाइल रिकॉर्डिंग और द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑन एंट्रीज आर मेड ऑन द कैश बेसिस, मतलब नकदी और बैंक लेन देन के रिकॉर्ड करते समय सभी जितनी भी एंट्रीज ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश के आधार पर होती हैं। एंड देन इट स्टार्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। इसकी शुरुआत नकदी और बैंक के शुरुआती शेष से होती है, ठीक है। तो आपके राइट आंसर क्या है, आपके राइट आंसर है जो प्राप्ति और भुगतान खाता है, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यह एक नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। या एक आपका क्या, या एक नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। बाकी सभी क्या है, सही है, ठीक है। बाकी सभी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको रीड करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। ए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक ऑफ ए गिवन पीरियड। प्राप्ति और भुगतान जो अकाउंट है, खाता है, या एक कैश बुक है। कैश बुक आप समझते हैं, रोकड़ बही जिसे हिंदी में कहते हैं। कैश बुक वो होता है जब जहाँ से आप पैसे पाते हो, ठीक है। जिन जिन लोगों से आप पैसे पाते हो उसको आप एंट्री कहाँ करते हो, डेबिट साइड में। और जितने लोगों को आपने पैसा दिया है, जो आपके आप किसी के उधार हो तो आप पैसा दोगे किसी को, तो जितने लोगों को आप भुगतान करोगे, पेमेंट करोगे, वो आपकी लायबिलिटी है और वो आपका क्रेडिट साइड में होता है। तो पेमेंट एंड रिसीप्ट अकाउंट ये कैश बुक है, ठीक है। एंड जो रोकड़ बही है, ठीक है, कैश अकाउंट है, ठीक है, या लेन देन का एक सारांश है। गैर लाभकारी संगठन प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इट इज ए समरी ऑफ ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितने भी जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, वही पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, खाते को बनाते हैं। या एक नाम मात्र खाते का अनुसरण नहीं करता, जबकि एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट में आपके कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट में आपके जितनी भी एसेट्स हैं वो आपके रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में आपके फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स दोनों आते हैं। करंट एसेट्स की बात मैं करूँ तो करंट एसेट्स में आपकी जैसे कैश हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, बैंक हो गया आपका, बैंक भी तो आपको पैसे देता है, जहाँ से पैसे मिलने हैं वो आपका करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। मशीन, फ्रिज, कूलर, जितने भी आपके एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स में आपके लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, आपके हाउस हो गए, ठीक है, जो बंगला हो गया आपका, तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। ये मैंने पूरा पेड बैच में पढ़ाया हुआ है। जितने भी लोग स्टूडेंट पेड बैच से नहीं ज्वाइन हुए, पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर कंप्लीट पूरा डिस्कशन करके पूरा थियरी जो है वो बेसिक लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बेसिक टू हाई लेवल की पूरी क्लास चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कैश ऑफ डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक है। मूल्यह्रास के मामले में डेप्रिसिएशन कांट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस एंड फाइनेंशियल ईयर, मतलब हानि और वित्तीय वर्ष की स्थिति में मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स एसेट्स, मतलब मूल्यह्रास एक निश्चित परिसंपत्ति की लागत अपघटन की प्रक्रिया है। थर्ड है आपका लैंड इज डेप्रिसिएटेड एसेट्स, भूमि एक मूल्यह्रास योग्य संपत्ति है। एंड फोर्थ आपका है डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंडिचर लाइक अदर नॉर्मल, ठीक है, अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस। मूल्यह्रास अन्य सामान्य खर्चों की तरह एक नगद एक्सपेंस मतलब खर्च है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है डेप्रिसिएशन जो है आपका इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब मूल्यह्रास एक निश्चित परिसंपत्ति की लागत के अवघटन की प्रक्रिया है, ठीक है, लागत के अवघटन की प्रक्रिया। इसके बारे में जानते हैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मूल्यह्रास क्या होता है, एक निश्चित संपत्ति के मूल्य में एक निश्चित दर से उसकी क्षमता के कम होने की प्रक्रिया है। मूल्यह्रास आपको डेप्रिसिएशन मालूम होगा, कोई आपने एसेट्स खरीदा है तो आज उसका दाम अगर 5 लाख रुपए है तो आने वाले 5 सालों में उसका दाम धीरे धीरे क्या होगा, उसकी क्षमता के हिसाब से कम होता जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि लैंड के मामले में पूरा एक्सेप्शन है। आज आपने ज़मीन 1 लाख का खरीदा, 5 साल बाद वो 10 लाख का हो जाएगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन पूरी तरीके से गलत होता है। बाकी अदर जितने भी एसेट्स हैं उनमें ये फॉलो होता है, डेप्रिसिएशन सभी एसेट्स में लगता है और आज आपने जितने में खरीदा है धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो कि निश्चित संपत्ति की लागत के अवघटन मतलब कम होना प्रक्रिया है। इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, संबंधित संपत्ति से घटाया जाता है। जाहिर सी बात है आपकी संपत्ति घटेगी, ठीक है, तो आपको लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और संपत्ति में इसे घटाया हुआ दिखाया जाता है।
depreciation is the process of reduction in the value of fixed assets of at a specific rate over its carrying capacity, which is the process of allocation the cost of a fixed asset to the debit side of the profit and लॉस अकाउंट. क्लियर. तो टोटल ये 5 क्वेश्चन थे. जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और ये पूरा जितना भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है ये एग्जाम बेसिस आपका है. ठीक है, ऐसे ही आपके ये हमारे अकाउंट के जो एग्जाम होगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो हमारी पेड बैच की क्लासेस 15 जुलाई से चल रही हैं. दोनों बायलिंगुअल मोड में है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट वॉच कर सकते हैं. ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू रन कर रही हैं. आप सभी लोग पेड बैच से ज्वाइन होइए, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन को अपने पक्का कीजिए. ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपको लेकर रहना है. तो पेड बैच आप जरूर ज्वाइन करें. दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और हमारी एकेडमी का जो ऑफिशियल ऐप है वो कुछ दिन में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, 3 से 4 दिन में. देन सारी क्लासेस आपकी ऐप पर ही होंगी. क्लियर. और भी अगर डाउट है आपको पेड बैच से रिलेटेड तो आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.